नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। चूंकि हम चुनाव से जुड़ी बातें अभी लगातार करते आ रहे हैं, तो हमको लगा कि हम राजनीतिक पार्टियों की तो बहुत बात करते हैं, पर इस पूरे चुनाव को जो संचालित करता है चुनाव आयोग, थोड़ा उसकी कार्यपद्धति और उसकी जो कुछ गतिविधियां उसके बारे में बातचीत की जाए। अभी जो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक की और उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं बीजेपी से कहा चुनाव आयोग ने कि वह चुनावी राज्यों में अपनी विकसित भारत संकल्प यात्रा ना निकाले। यह यात्रा अभी निकलने वाली है और चूंकि प्रधानमंत्री की ये नरेंद्र मोदी सीधे इसमें जुड़े हुए हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने जब ये बात कही तो लोग चौंके। दरअसल चुनाव आयोग को लेकर बहुत तरह की बातचीत हो रही है। अगर हम देखें कि हमारे देश में भारत निर्वाचन आयोग, जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं, 1950 में इसकी स्थापना हुई। पहले ये एक सदस्यीय था, बाद में 15 अक्टूबर 1979 को 89 को इसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। 16 अक्टूबर 89 से 1 जनवरी 90 तक 3 सदस्यीय निकाय बना और 1 सितंबर 2020 से भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो वर्तमान में राजीव कुमार हैं और इसमें आईएएस अफसर ही होते हैं, वो 15 मई 2022 से वो 25वें निर्वाचन आयुक्त के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। अभी हमने देखा कि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो राजीव कुमार ने सब जगह राज्यों में जाकर अलग अलग जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और लगातार वो चुनाव के बारे में रोज, चाहे राज्य का चुनाव आयुक्त हो चाहे भारत के चुनाव आयुक्त हो, वो बहुत सारी अपडेट देते हैं कि नया कुछ क्या हुआ है। तो हम देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जैसा कि और बहुत सारी हमारे देश की निकाय हैं। पर इस समय हम देखते हैं कि बहुत सारे, चाहे हमारा सीबीआई हो, चाहे हमारा ईडी हो, चाहे हमारी बहुत सारी जो भारत सरकार की निकाय, उन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो चुनाव आयोग पर भी इस तरह का बहुत बार सवाल उठते रहे और खास करके हम देखते हैं कि जब ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव होना था तो कई बार चुनाव आयोग को लोगों ने कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। बावजूद इसके चुनाव आयोग अपनी ओर से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की सारे उपक्रम करता है। यह जो है देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई। इसमें आईएएस अधिकारी रैंक का अधिकारी होता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तय हो जाए। तो ये चुनाव आयुक्त अब चूंकि 3 है और इनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता, इनको हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनकी प्रक्रिया होती, तभी इनको हटाया जा सकता है। तो अभी हम एक बात देखते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है अभी 5 विधानसभाओं का, इसमें एक कुछ क्या क्या नई बातें हुई है। तो नई बातें ये हुई है कि 5 जो बड़ी बातें इसमें निकल कर आई हैं वो ये आई है कि जो 5 राज्यों में 8,192 पोलिंग बूथ महिलाओं वो उनको संभालेंगी। इन्हीं राज्यों में 679 विधानसभा सीटों के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 17,734 मॉडल बूथ, 621 पोलिंग बूथों को दिव्यांग कर्मचारी जो है वो उसकी व्यवस्था करेंगे। 8,192 पोलिंग बूथ पर महिलाएं कमान संभालेंगी और 1.01 लाख पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। आदिवासी क्षेत्रों में स्पेशल बूथ होंगे, 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ होंगे। सी विजिबल वेब के चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और लोग ऐप के जरिए शिकायत कर सकेंगे। तो लगातार हम ये देखते हैं कि जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर हम देखें कि पिछला जो इन 5 राज्यों में जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो उसके परिणाम जो है वो 11 दिसंबर को आए थे। रिजल्ट जो है ना 2018 में राजस्थान में 7 दिसंबर, मध्य प्रदेश में 28 नवंबर, तेलंगाना में 7 दिसंबर और मिजोरम में 18 नवंबर को एक फेज में वोटिंग हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 12 और 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी और इसका रिजल्ट जो है 11 दिसंबर को अनाउंस किया। इस बार थोड़ी फिजा बदली हुई है, थोड़ा मामला वही है नवंबर दिसंबर का, पर 7, 17 और 25 ये 3 तारीखें हैं। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कि पहले चरण में 20 विधानसभाओं के लिए 7 नवंबर को वोटिंग पड़ेगी, फिर 17 को मध्य प्रदेश के साथ
छत्तीसगढ़ के बाकी जगहों पर वोट पड़ेगी और 25 तारीख को हम देखते हैं कि राजस्थान में वोट डलेगा। तो जो 5 राज्यों की अगर हम फिगर की बात करें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इनके आंकड़े क्या कहते हैं। अगर मैं एक जनरल रिव्यू आपके सामने रखना चाहूं तो मिजोरम में 17-12, छत्तीसगढ़ में 3-1, मध्य प्रदेश में 6-1 2024 और राजस्थान में 14-1 2024 और तेलंगाना में 16-1 2024। ये तब तक इनकी विधानसभाओं का कार्यकाल है, मतलब इसके पहले वहां पर सरकार बन जानी चाहिए। इनका जो कार्यकाल है ये इस समय खत्म हो रहा है। तो निश्चित रूप से यदि 17-12 को मिजोरम का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो इसके पहले ही उसके रिजल्ट आना चाहिए, और ये जैसा कि हमने देखा है कि अभी उसी की तैयारी हुई है। अगर हम असेंबली वाइज देखें तो मिजोरम में 40 सीटें हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 90 सीटें हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटें हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 200 सीटें हैं। और यदि हम तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटें हैं। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस जिसको बोलते हैं मतदाता की बात करें तो किस तरह के मतदाता हैं, तो अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो 8.52 लाख हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 2.03 करोड़ जो हैं वो मतदाता हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 5.6 करोड़ मतदाता हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो 5.25 करोड़ मतदाता हैं। और यदि हम तेलंगाना की बात करें तो 3.17 करोड़ मतदाता यहाँ पर हैं। अब इनमें जो मुख्य बात है कि अगर हम इस पूरे चीजों को देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी की है, तो ये बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से जो है पहली बार कितने लोग मतदान करने जा रहे हैं, कितनी महिलाएं हैं। ये लंबे चौड़े आंकड़े हमारे पास है। ये ग्राफिक्स हम आपको अपने सुभाष की बात में बीच बीच में आपको दिखाएंगे। हम दरअसल जो बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग जो है उसकी निष्पक्षता को लेकर बहुत सवाल उठते रहे, पर लगातार अगर हम 50 से लेकर आज तक इसकी पूरी जर्नी की बात करें तो चुनाव हमारे यहाँ कराने के लिए एक माध्यम है। और निश्चित रूप से वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत निष्क्रिय होते हैं, वो अपने काम को ठीक से नहीं करते, पर यही मशीनरी कितने से भी कितने कठिन समय में भी ये चुनाव कराती है। उसमें दूरस्थ अंचल में जहां पहुंचना मुश्किल है वहां पर भी ये चुनाव कराती। कई बार जान माल को खतरा होता, उसके बाद भी चुनाव निष्पक्ष हो ये सरकारी मशीनरी करती है। कुछ लोग इसके अपवाद होते हैं जिनकी वजह से कई बार बदनामी होती है, पर उन पर कार्रवाई भी होती है। तो हम अब सिलसिलेवार देखते हैं कि जो चुनाव आयोग जो महत्वपूर्ण काम है उसका कि वो है आम चुनाव कराना या उपचुनाव कराना। समय से भी उसके लिए कार्यक्रम डिक्लेयर करता है, जैसे कि मैं भी आपको कार्यक्रम बता रहा था। वोटर लिस्ट को वो तैयार कराता है, मतदाता पहचान पत्र जो है वो भी जारी करता है। वो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उनसे संबंधित विवाद निपटाने के लिए उनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। ये चुनाव आचार संहिता जारी करता है, जैसा कि अभी हमारे यहाँ आचार संहिता को भी समझने की जरूरत है। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लग जाती है, सरकार पे जो लोग निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी उस प्रकार से वो एक भूमिका उस तरह से खत्म होती है। वो किसी को कुछ दे नहीं सकते, कोई घोषणा नहीं कर सकते सरकार की ओर से, और जो सरकारी मशीनरी है वो चुनाव आयोग के अधीन होती है और उसको निष्पक्ष तरीके से काम करना पड़ता है। चुनाव आयोग वह सीमा भी जो होती है वो निर्धारित करता है, वह पर्यवेक्षक भी बनाए जाते हैं जो इस पे निगरानी करते हैं कि जो वह सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक वो व्यय ना करें और व्यय का हिसाब किताब रखते हैं। दरअसल चुनाव आयोग की कोशिश ये होती है कि विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्ता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव को वो आयोजित करे, उसको संचालित करे और वो मतदाता केंद्रित और मतदान अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिक भागीदार हो, इसको सुनिश्चित करे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस समय चुनाव आयोग के द्वारा विज्ञापन दिए जा रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो लगातार मतदाता जागरूक के लिए अलग अलग तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है। जब चुनाव होता है उसके 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड यानी मौन अवधि, या कहते हैं कि अब प्रचार प्रसार जो माइक और सभाओं के जरिए होता है वो बंद कर दिया जाता है, ताकि मतदाता अपना एक मन बनाए, शांति से वो जो है वो करे।
जब तक कि पूरी पांचों विधानसभाओं में वोटिंग नहीं हो जाएगी, तो ये जो सर्वे होते हैं चुनावी कि अब कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, ये भी जो है वो प्रतिबंधित रहता है। जब चुनाव कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे टीवी चैनल पे आप देखते हैं कि एक सर्वे रिपोर्ट आती है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये आता है। चुनाव कानून में जो है 2021 में जो लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार पारिस्थितिक तंत्र से जोड़ने का प्रयास करता है। निर्वाचक नामावली का डीडुप्लीकेशन या जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन का प्रावधान करता है, जिससे मतदाता सूची डेटा के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ा गया है। अब यह हो गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक जगह से मतदाता ना हो, इसको रोकने की यह कोशिश है। फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने की भी कोशिश चुनाव आयोग लगातार कर रहा है। मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स यानी नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में वोटिंग का अधिकार मिल जाए, तो ये लगातार ये कोशिश हो रही कि मतदाता सूची से जो बाहर रह गए उनको 1 जनवरी को क्वालिफाइंग तारीख के रूप में माना जाता है और उसके अनुसार जो है मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम किया जाता है। इस बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने के पहले दिन 18 वर्ष के हो चुके लोगों को शामिल किया गया, जो कि एक नई बात है। जो हम अभी बहुत लैंगिक समानता की बात करते हैं और उसके लिए भी जो बहुत सारी कोशिशें जो है, अब पत्नी की जगह जीवन साथी बदल दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कानून में लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी गई है। यह कानून को और अधिक लिंग तटस्थ बनाने की कोशिश है। जो सेवा मतदाता हैं, जो सशस्त्र बलों में सेवारत है या इसके बाहर राज्य के सशस्त्र पुलिस बल में सेवारत है या भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी वोट का अधिकार मिले और वो भी अपने वोट का उपयोग कर सकें। यह भी आचार संहिता के तहत लाकर और इस बार ये कोशिश की गई है कि इनको भी वोट का हक मिले और ये वोट दें। निर्वाचन आयोग के पास में बहुत सारी शक्तियां होती हैं जिससे कि वो अंकुश लगाता, पर आज भी उसके पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करे। ऐसी शक्ति आज उसके पास नहीं है। कई मैंने जैसे पहले कहा कि पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी सवाल उठते रहे हैं और ऐसा इस दौर में तो हम देखते हैं कि जितनी हमारी केंद्र की संस्थाएं, उनकी भी निष्पक्षता को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम करता है। ईवीएम की खराबी, उसका हैक होना, वोटर का नाम दर्ज नहीं होना, ये एक कॉमन शिकायतें जो चुनाव आयोग के नाम पर होती है और लोग चुनाव आयोग से कहते हैं कि ये जो है, चूंकि इसमें सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर की जो नौकरशाही है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना भी चुनाव आयोग की। और हमने अभी देखा छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो यहाँ कुछ कलेक्टर बदले गए, कुछ अधिकारी बदले गए और जैसे जैसे शिकायत मिलती है तो चुनाव आयोग जो है उनको वहां से हटवाता है और उनके खिलाफ वो कार्रवाई की कोशिश करता है। चुनाव आयोग अपनी ओर से वो सारी कोशिश करता है जिससे कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और जो चुनाव की आचार संहिता को प्रभावित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि हम अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर निगरानी दलों ने 32 करोड़ 75 लाख रुपए की नकदी और वस्तुएं जब्त की हैं। आदर्श आचार संहिता जो जब लागू हुई है 25 अक्टूबर तक की स्थिति में 32 करोड़ 75 लाख रुपए का अवैध धनराशि और वस्तु जब्त की गई। इसमें 8 करोड़ 54 लाख रुपए की नगद राशि शामिल है। इस बार इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो भी निगरानी कर रही है, तो उसने जो है 25,101 लीटर अवैध शराब भी जब्त की है जिसकी लागत 76 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा बहुत सारी नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई है। लगातार ये निगरानी हो रही कि चुनाव में लोग प्रलोभन ना दें, नशीली वस्तु ना बांटें, लोगों को किसी तरह दिग्भ्रमित ना करें और लोग अपने विवेक से, बुद्धि से, शांतचित्त से अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट दे सकें। तो छत्तीसगढ़ की जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, उन्होंने कानून व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारी प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाई है उसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भी जारी किए और इसी निर्देश के परिपालन में 12,499 लाइसेंस हथियारों में से 10,854 हथियार जमा किए गए हैं, 3 जब्त किए गए, 28 कैंसिल किए गए। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1354 प्रकरण बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत
1411 हथियार जब्त किए गए, 81 लोगों को जिला बदर किया गया है। तो ये लगातार जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है ये भी अपना काम कर रही। दरअसल इन सारी कार्रवाई या जो प्रक्रिया आई है उसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा ये है कि चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव में कोई धन बल बाहुबल इनका उपयोग ना करे। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि जो 80 वर्ष और उससे अधिक के वृद्धजन है और जो 40% या उससे अधिक के दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन है या जो कोविड में 19 में संक्रमित हुए थे मतदाता, उनको डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा भी दी गई है। इन वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, उनको फॉर्म 12 जो है भरकर डाक मत विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं। तो बहुत सारे राज्य में बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं वो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं और 80 वर्ष से इससे अधिक की आयु वर्ग के जो लोग हैं या निःशक्त जन है या जो कोविड से प्रभावित हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिले और वो आराम से वोट डाल सके। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा क्षेत्र में जो 1648 आवेदन इस तहत प्राप्त हुए हैं और सभी को जो फॉर्म 12 जमा करने की अपील की गई है और ये लोग इस तरह से रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर जो है इनको मिल जाना चाहिए था, ये सुनिश्चित किया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो चुनाव में एक तरफ तो जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और हम टीवी पर अखबार में उनका प्रचार देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए, मतदान को निष्पक्ष करने के लिए भी लगातार प्रचार किया जा रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं, रेडियो जिंगल्स आ रहे हैं, बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और चुनाव को पारदर्शी बनाएं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखते हैं कि ये पूरा मतदान, चाहे वो 7 नवंबर को होने वाला हो चाहे 17 नवंबर को होने वाला हो, उसमें सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है ताकि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होती है तो जांच की जाए। इन तमाम चीजों के बावजूद बहुत सारे प्रलोभनों की बातचीत हो रही है। एक तरफ रेवड़ी कल्चर की भी बात हो रही है और एक तरफ बहुत सारी जन घोषणाओं की बात हो रही है। इसमें अभी चुनाव आयोग का कोई रोक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती कि आप भविष्य के लिए मतदाता को क्या क्या आश्वासन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया पर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाया। तो हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई पार्टी किसी ना किसी तरह का प्रलोभन, किसी तरह का आश्वासन वो दे रही है। अभी जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि प्रियंका गांधी को राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये शिकायत बीजेपी ने की थी कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने हम पे झूठे आरोप लगाए। वहीं असम के मुख्यमंत्री जो हिमंता विश्वास शर्मा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उन पर जिस तरह की टिप्पणी की उसको लेकर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया और 30 अक्टूबर की शाम तक जवाब देने का है। जयराम रमेश ने ये शिकायत की थी कि ये इस तरह से जो है ये आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये प्रथम दृष्टा उल्लंघन पाया गया, इसलिए ये नोटिस जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान बहुत सारे नेता बोल वचन भी बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बोल रहे हैं और बहुत सारी जगह जाने अनजाने वो जो चुनाव संहिता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। चुनाव आयोग के संज्ञान में आ रहा है तो किसी भी पार्टी चाहे कोई भी हो उसको वो कहीं ना कहीं नोटिस जारी कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। पर निश्चित रूप से अभी सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही है, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही है। बावजूद इसके, तमाम निगरानी के बावजूद राजनीतिक दलों को जो सहयोग करना चाहिए या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनको देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जिससे निष्पक्ष चुनाव हो और कोई किसी को प्रभावित ना करे, पर हर तरफ ये कोशिश है कि ये इसको प्रभावित भी कर रहे हैं लोग अलग अलग तरह से और चुनाव आयोग इन पर निगरानी रखा हुआ है। तो हम तमाम आलोचना करें, हमारी केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनको लेकर अभी एक बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ में जिस तरह घूम रही हैं उस तरह से तो कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते। उनके इस बात को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की उनकी भाषा को लेकर, पर चूंकि लगातार में अभी हमने राजस्थान में देखा कि अचानक से चुनाव के बीच में वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे को नोटिस मिलता है, वहां के अध्यक्ष के घर छापा पड़ता है, तो कई बार ये भी सवाल लोगों के मन में आता है कि ये सारे छापे उन्हीं राज्यों में क्यों पड़ रहे हैं जहां पे विपक्ष की सरकार है या विपक्ष को दबाने के लिए कोशिश हो रही है। कई बार इस तरह की जो संस्थाएं हैं, उनकी जो स्वायत्त संस्थाएं जिनको निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष दिखना चाहिए, उस पर भी सवाल उठते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव आयोग पर अभी तक इस तरह के कोई गंभीर आचरण इस दौरान तो नहीं लगे, 2024 आते आते तक चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, उसके प्रयास इसी तरह जारी रहेंगे। नमस्कार।